नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 500 सेकेंड में हमारे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कुल कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर बात की जाए कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कुल कितनी है, तो पृथ्वी से चंद्रमा की कुल दूरी जो है 3,84,000 किलोमीटर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सांसद निधि में कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो जितने भी सांसद होते हैं उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य के लिए प्रत्येक साल जो है 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। यानी कि जो उनका एमपी लेड फंड यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फंड होता है उसमें उन्हें प्रत्येक साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। यानी कि एक कार्यकाल में उन्हें 25 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने जो संसदीय क्षेत्र के विकास करने के लिए। लेकिन वो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं, विकास कार्यों में इसका यूज ही नहीं कर पाते हैं और उनका फंड जो है वो वापस केंद्र सरकार के पास चला जाता है। तो सांसद निधि में कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है? तो सांसद निधि में प्रत्येक सांसद को प्रत्येक साल जो है 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। जबकि अगर बात की जाए कि विधानसभा में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं यानी कि जो विधायक होते हैं, तब विधायकों को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है एक साल में? तो दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, यानी कि जो राज्य सरकार है उसके ऊपर है कि वो कितना उन्हें देती है। हर स्टेट का अलग अलग है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी विधायक हैं तो सभी विधायकों को पहले जो था कि 2 करोड़ रुपए मिलता था एक साल में अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन बाद में इसे 3 करोड़ किया गया और अब योगी सरकार उन्हें सांसदों की तरह ही प्रत्येक साल जो है 5 करोड़ रुपए देती है अपने विधानसभा के विकास के लिए। यानी कि एक कार्यकाल में उन्हें 25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है ईटानगर। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है उसका नाम है ईटानगर। दोस्तों, आप जिस भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी करते हो, आप अपने स्टेट में कुल कितने जिले हैं इसके बारे में जो है पूरा पता कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस भी स्टेट का एग्जाम होता है तो उसमें पूछ देता है कि इस स्टेट में कुल कितने जिले हैं। तो आप लोग जिलों की संख्या को याद कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों, ये आपका भूगोल से क्वेश्चन है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो वह है 90 + 90 और एक विषुवत रेखा। तो कुल मिला के कुल कितनी संख्या हो गई? तो ये 181 हो गई। 181 अक्षांश रेखाएं हैं। अगर बात की जाए कि कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या जो है वह है 360। जी हाँ दोस्तों, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो वह है 360। अगला आपका क्वेश्चन है कि सूर्य का तापमान किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो सूर्य का जो तापमान है वह पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है स्कार्बिक अम्ल। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि आचार्य की उपाधि किससे प्राप्त है? तो आचार्य की उपाधि जो है चाणक्य को प्राप्त है, इसलिए कहा जाता है आचार्य चाणक्य। दोस्तों, जो महापुरुषों के उपनाम है जो उन्हें उपाधियां प्राप्त है, इसे भी आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में जो है ये पूछे जाते हैं कि महामाना की उपाधि किसे प्राप्त है, राष्ट्रबंधु की उपाधि किसे प्राप्त है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, गुरुदेव की उपाधि किसे प्राप्त है। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन है और जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि 1 केबी में कुल कितनी बाइट होते हैं? तो दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन है ये कंप्यूटर विज्ञान से क्वेश्चन है। तो 1 केबी में कुल 1024 बाइट्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो केबी है तो इसका मतलब होता है किलो बाइट्स। ठीक है, 1 केबी मतलब 1 किलो बाइट्स। तो केबी से बड़ा कौन होता है? तो केबी से बड़ा एमबी होता है और एमबी से बड़ा होता है जीबी। जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारा डेटा 1 जीबी आता है, तो 1 जीबी डेटा में कुल कितने एमबी होते हैं? तो 1024 एमबी होते हैं। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है। तो आपका जब डेटा कटता है, जब डेटा 1 जीबी से नीचे आ जाता है तो वो आपका जो है एमबी में शो करने लगता है। और 1 एमबी में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1 एमबी में 1024 किलो बाइट्स होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि 1 केबी में कुल कितने बाइट है? तो 1 केबी जो है सबसे छोटा इकाई है बाइट्स का और ये होता है 1024 बाइट्स। अब बाइट्स से भी छोटा इकाई होता है बीट्स, तो उसमें होता है कि 1 बाइट्स बराबर 8 बीट्स होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो दोस्तों, ये जो है प्रोसीजर कोड है, ठीक है,
ये एक प्रक्रिया है। तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जबकि एक होता है सीपीसी, तो सीपीसी का फुल फॉर्म होता है सिविल प्रोसीजर कोड। तो हमारे जो मामले होते हैं, जो हमारे मामले होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है क्रिमिनल मामला और दूसरा होता है सिविल मामला, यानी कि एक फौजदारी होता है और दूसरा दीवानी मामला कहा जाता है। दीवानी मामला मतलब कि वो पैसे के लेन देन से होता है, यानी कि वो पैसे से संबंधित होता है, जबकि क्रिमिनल जो मामला होता है वो आपका चोरी, डकैती, मतलब गंभीर अपराध जैसे कि बलात्कार हो गया या फिर किसी का मर्डर हो गया या फिर आपने हत्या का प्रयास किया है, तो वो क्रिमिनल मैटर हो जाता है। तो उसमें सीआरपीसी का यूज होता है। दोस्तों आप जो है अपने एग्जाम के लिए अपना जो फुल फॉर्म है उससे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं। तो दोस्तों भारत का स्वर्ग जो है जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि श्री राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है। तो श्री राम मंदिर की कुल ऊंचाई जो है 161 मीटर है। दोस्तों जो श्री राम मंदिर अयोध्या में भी बना है तो उसकी पूरी ऊंचाई जो है मंदिर की वह 161 मीटर है। और दोस्तों आप लोग जो है श्री राम मंदिर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इसे भी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि करंट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, श्री राम मंदिर कितनी मंजिला है, श्री राम मंदिर कहाँ पर बना है, इसके जो है मूर्तिकार कौन है। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए। अगला हमारा प्रश्न हिंदी से है कि एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद पूजा। इसमें दूजा शब्द का क्या अर्थ है। तो दूजा शब्द का अर्थ होता है दूसरा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि दूजा शब्द का अर्थ बताइए, दूजा शब्द का समानार्थी अर्थ बता दीजिए, विलोम शब्द बता दीजिए। तो एक क्वेश्चन जो है आप हिंदी से भी अपना जो है क्लियर कीजिएगा, हिंदी को भी ठीक से देख लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है राजनीति विज्ञान से कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है। तो ये जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है। दोस्तों आपने जब भी वोट किया होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारे बीडीसी होते हैं, जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, वो आपस में ही किसी एक व्यक्ति को ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं। यानी कि इनका जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है, उसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं होती है। हम जो है बीडीसी का चुनाव करते हैं और बीडीसी आपस में से एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है, तो वो बीडीसी करता है, यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य करता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों कई बार जो है हमारी सेनाओं के आदर्श वाक्य हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है, वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि कई बार हेडक्वार्टर भी पूछ देता है। तो आप लोग जो है ये आपके जो डिफेंस से एग्जाम है ये बेसिक चीज है, बेसिक अगर आपका कमजोर होगा तो आप लोग जो है एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, और एग्जाम क्लियर करने के बाद भी आपका बेसिक अगर ठीक नहीं रहेगा तो आप जो है डिपार्टमेंट में सही से काम नहीं कर पाते हैं। तो एनएसजी का आदर्श वाक्य होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और ये जो है आपका सीएपीएफ का फोर्स है, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक हिस्सा है एनएसजी। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री राम के पिताजी का क्या नाम था। तो श्री राम के पिताजी का नाम था महाराज दशरथ। अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे भारी धातु कौन सा है। तो सबसे भारी जो धातु है उसका नाम है ओस्मियम, जबकि सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो वो है लिथियम। अगला हमारा प्रश्न है कि थल सेना का पश्चिमी कमान कहाँ है। तो थल सेना का पश्चिमी कमान जो है चंडीगढ़ है। दोस्तों आप अगर सेना की तैयारी करते हैं तो आप जो है तीनों सेना के सैन्य कमांड कहाँ कहाँ है इसके बारे में जो है अच्छी जानकारी रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सेना के एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं कि थल सेना का पूर्वी कमांड कहाँ है, उसका उत्तरी कमांड कहाँ है, नेवी का दक्षिणी कमांड कहाँ है, एयरफोर्स का मध्य कमांड कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका बेसिक चीजें हैं। बेसिक आपकी अगर स्ट्रांग रहेंगी तो आपका जो आगे के जो और भी एग्जाम होंगे वो बिल्कुल क्लियर होते रहेंगे। तो थल सेना का पश्चिमी कमांड कहाँ है, तो वह है चंडीगढ़। और एयरफोर्स का जो है पश्चिमी कमांड कहाँ है, तो एयरफोर्स यानी कि वायुसेना का पश्चिमी कमांड जो है वो आपका नई दिल्ली में है। और अगर क्वेश्चन है कि नेवी का पश्चिमी कमांड कहाँ है, तो ये है मुंबई में। अगला हमारा प्रश्न है कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय जो है नवी मुंबई है। अगला आपका प्रश्न है कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों जो प्रशासनिक अधिकारी होता है तो वो जो है प्रशासन का कार्य देखता है, और अगर पुलिस अधिकारी होता है तो वो पुलिस का जो कार्य होता है, जो कानून व्यवस्था कार्य है उसे हैंडल करता है। तो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है राज्य का मुख्य सचिव, ठीक है, राज्य का मुख्य सचिव। जबकि अगर क्वेश्चन दे दे कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो होता है आपका डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक। दोस्तों ये सब चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग इनको क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये कई बार जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे जो व्यवहारिक जीवन में है इनमें बार बार इनका शब्द
आता है। तो आप लोग इसको क्लियर रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के लेखक कौन है। तो दोस्तों महाभारत के लेखक जो है महर्षि वेद व्यास है। दोस्तों ये पुस्तक और उनके लेखक भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, रामायण के लेखक कौन है, रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि लोहा और पारा में किसका घनत्व तो अधिक होता है, यानी कि डेंसिटी किसका अधिक होता है। तो देखिए लोहा जो है हम लोग सुनते हैं कि लोहा बहुत भारी होता है, लेकिन पारा जो है उससे भी कहीं ज़्यादा भारी होता है। तो लोहा और पारा में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है पारा का, ठीक है। इसीलिए पारा जो होता है अगर वो द्रव अवस्था में है तो उस पर अगर लोहा भी रख दिया जाता है तो लोहा तैरने लगता है, क्योंकि पारा का घनत्व तो अधिक होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा जनप्रतिनिधि कौन होता है, यानी कि जनप्रतिनिधि का पद क्या होता है। तो भारत का सबसे छोटा जनप्रतिनिधि होता है ग्राम पंचायत सदस्य। ग्राम पंचायत सदस्य जिसे हम लोग कहते हैं वार्ड मेंबर, ठीक है। क्योंकि जब भी हम त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं तो ग्राम पंचायत सदस्य का, बीडीसी का और ग्राम प्रधान का हम चुनाव करते हैं। तो सबसे निचला चुनाव जो होता है ग्राम पंचायत सदस्य का, इससे छोटा चुनाव कोई नहीं होता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत सदस्य को हम लोग वार्ड मेंबर भी कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिया गेट कहाँ है। इंडिया गेट है नई दिल्ली में। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा है। यह किसका कथन है। शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा है, यह किसका कथन है। तो यह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा जो है हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा है। इसीलिए जो है शिक्षित व्यक्ति जो है हमारे समाज के लिए काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी सेहतमंद होता है, जबकि वहीं अशिक्षित लोग जो हमारे समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ये वायरस की तरह होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप शिक्षित बनिए और अपने जो परिवार के लोग हैं या समाज के लोग उन्हें भी शिक्षित कीजिए, क्योंकि अगर वो शिक्षित रहेंगे तो हमारा समाज शिक्षित रहेगा और समाज शिक्षित होगा तो हमें भी फायदा होगा और हमारे पूरे समाज को फायदा होगा। दोस्तों प्रमुख कथन और उनके नारे जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि जय हिंद नारा किसने दिया, वंदे मातरम का नारा किसने दिया, वेदों की ओर लौटो यह किसका नारा है, किसका कथन है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यही क्वेश्चन जो है आर्मी के एग्जाम में या फिर अग्निवीर के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका व्यापारिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये इसका जो है रासायनिक सूत्र है और ये इसका रासायनिक नाम या फिर व्यापारिक नाम कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मकर रेखा। दोस्तों बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम, तो वही सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मकर रेखा किस गोलार्ध में है। तो मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, क्योंकि पृथ्वी 2 ध्रुव में बटी हुई है, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है कर्क रेखा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है मकर रेखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि जल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो जल सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ठीक है, 4 दिसंबर को। दोस्तों आप लोग जो है राष्ट्रीय दिवस को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों ये जल सेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये इसका सूत्र है 15/8/84 यानी कि 1584 जो है इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि 15 जनवरी जो है वो आपका थल सेना का है, 8 अक्टूबर वायु सेना का और 4 दिसंबर जो है आपके जल सेना का है। तो ये इस सूत्र से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जल सेना का रियर एडमिरल थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है। तो जल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो होता है एडमिरल, उसके बाद वाइस एडमिरल होता है, उसके बाद रियर एडमिरल होता है। वहीं थल सेना में सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो होता है जनरल, उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट जनरल होता है, उसके बाद जो है मेजर जनरल होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि रियर एडमिरल जो है वो मेजर जनरल के बराबर होगा। तो दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग जो है इसे ठीक से याद कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे जाएंगे तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप जो है एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तीनों सेनाओं के समकक्ष पद, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों आखिरी जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो गया, और ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि 75 जिले किस राज्य में है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।